जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब बच्चे? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है बच्चे? क्या आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग रिया, प्रिया, सीमा, प्रियांशु, कन्नू गुप्ता, विवेक। गुड मॉर्निंग बच्चे। बबली, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सबके पास मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम विवेक मौर्य, श्री राम। ऑल थिंग्स आर क्लियर। चलिए बच्चे, सारी कहानी क्लियर है तो आज हम लोग अपनी कहानी को एक खूबसूरत मोड़ पर ले जाने का प्रयास करेंगे और वो हमारा मोड़ कौन सा होगा? उस मोड़ की अगर हम बात करें तो उस मोड़ को हम लोग कहते हैं मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सोनम। चलते हैं, आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ अपने कहानी की शुरुआत करेंगे और उस नए टॉपिक का अगर हम नाम बताना चाहें तो आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। किसके बारे में? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूड के हिसाब से किस तरीके से वर्ब काम करती है। ठीक है, मूड के हिसाब से किस तरीके से वर्ब काम करता है, हम उसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? मूड के हिसाब से किस तरीके से हमारा वर्ब काम करता है, हम उस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, मूड एंड वर्ब। ठीक है, फिर से समझिएगा कि मूड के हिसाब से हमारा वर्ब किस तरीके से फंक्शन करता है, आज उसी कहानी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए बच्चे, मूड एंड वर्ब्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करें बच्चे? मूड एंड वर्ब्स की अगर हम बात करें तो मूड के हिसाब से किस तरीके से हमारा वर्ब काम करता है, आज कहानी उस पर चलेगी। ठीक है, जो भी अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं तो उस पर हमारा क्या काम करता है बच्चे? वर्ब काम करता है। हमारे मूड के हिसाब से क्या काम करता है? वर्ब का फंक्शन काम करता है। ठीक है, चलिए आरती, राखी, नूतन, गुड मॉर्निंग बच्चे। चलिए अब पढ़ने पढ़ाने की बात पर आते हैं। अगर हम इस मूड की बात करते हैं बच्चे, तो मूड क्या होता है? तो हम मूड के बारे में अगर जाने तो मूड होता है क्या चीज? इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर होता है। इंटेंशन, ये भी बताए, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या होता है? हमारा मूड होता है। ठीक है, अगर हम मूड की बात करते हैं तो वो क्या होता है बच्चे? हम बोलेंगे ये हमारे स्पीकर का इंटेंशन होता है। ठीक है, जो बोलता है उसका इंटेंशन क्या कहलाता है? मूड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चे? मूड कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। अगर हम और डीपली इस मूड के बारे में समझना चाहें, अगर हम और डीपली इस मूड के बारे में समझना चाहें, चलिए अगर और डीपली बच्चा अगर हम इस मूड के बारे में समझे तो, अगर इस मूड के बारे में हम समझे तो मूड क्या करता है? डिटरमाइन करता है। क्या करता है? तो हम बोलेंगे यह डिटरमाइन करता है। ठीक है, डिटरमाइन करने का मतलब क्या होता है? ये उसके ऊपर पॉइंट आउट, रेफर करना चाहता है उसको। डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्या करता है? डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ठीक है, ये वर्ब्स के फॉर्म को डिटरमाइन करता है क्या चीज करने के लिए? टू कन्वे, टू कन्वे सर्टेन, टू कन्वे सर्टेन मीनिंग को कन्वे करवाने का काम करता है। ठीक है, किसी के मीनिंग को बताने का काम करता है। मीनिंग को अगर कहें तो हम इसे सेंस कहने का काम करते हैं। सेंस को ये कन्वे करवाने का काम करता है। अगर हम कहें
तो ये क्या करवाने का काम करता है बच्चे? ये किसी कॉन्टेक्स्ट को बताने का काम करता है, ठीक है। मीनिंग का ही मतलब सेंस हो गया, सेंस का ही मतलब क्या हो गया बच्चे? कॉन्टेक्स्ट हो गया। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो ये किसी के अर्थ या भाव को बताने का काम करता है। असर्टेन, ठीक है, अर्थ या भाव को बताने का काम करता है। फिर से समझिएगा, अगर हम इस मूड की बात करें तो मूड क्या करने का काम करता है बच्चे? तो डिटरमाइन करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है बच्चे? आपका इंग्लिश खत्म है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने पढ़ाने पर आते हैं, फालतू की बातों पर नहीं आएंगे। लिखा हुआ है मूड, मूड का मतलब क्या होता है? ये डिटरमाइन करता है फॉर्म्स के वर्ब को, ठीक है। वर्ब्स के फॉर्म को ये क्या करने का काम करता है? डिटरमाइन करने का काम करता है, जो कन्वे करवाता है। या तो मीनिंग को कन्वे करवाएगा, मीनिंग का ही मतलब सेंस या कॉन्टेक्स्ट। अगर हम इसका हिंदी मतलब निकालें तो यह किसी भी आदमी के अर्थ या भाव को बताने का काम करता है। क्या बताने का काम करता है बच्चे? अर्थ या भाव को बताने का काम करता है। अगर इस मूड को बच्चे डीप में समझना होता है तो हम इसके काइंड्स के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चे? काइंड्स के बारे में हमें इसकी चर्चा लेनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात? तो जब हम इसके पहले टाइप की बात करते हैं, अगर हम इसके पहले टाइप की बात करते हैं तो पहला टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? इंडिकेटिव मूड। क्या कहते हैं बच्चे? इंडिकेटिव मूड। ध्यान से पढ़िएगा, इसका नाम क्या है? इंडिकेटिव मूड इसका नाम है, ठीक है। अगर हम इस मूड को समझना चाहेंगे तो मूड को समझने के लिए हमें इनके टाइप्स को जानना जरूरी है, ठीक है। और जब हम इनके पहले टाइप की बात करते हैं तो इसका जो पहला टाइप है उसका नाम क्या है बच्चे? तो हम बोलेंगे इसका नाम है इंडिकेटिव मूड। क्या नाम है? इंडिकेटिव मूड। जब हम इस इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं तो इंडिकेटिव मूड क्या बताना चाहता है? तो ये बताना चाहता है सिंपल स्टेटमेंट बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है बच्चे? सिंपल स्टेटमेंट बताना चाहता है, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट के अलावा ये क्या बताना चाहता है बच्चे? ये फैक्ट बताना चाहता है। ये जो हमारा इंडिकेटिव मूड है वो हमारा सिंपल स्टेटमेंट बताता है, फैक्ट बताता है। इसके बाद और क्या बताने का कोशिश करेगा? ये रियलिटी बताने का कोशिश करेगा। क्या बताने का कोशिश करेगा बच्चे? रियलिटी बताने का कोशिश करता है। और ये एक इंफॉर्मेशन देता है, ये एक इंफॉर्मेशन बताने का काम करता है। जो एक्शन, ये उस तरीके की इंफॉर्मेशन को बताता है जो एक्शन सच में हुआ हो, जो एक्शन सच में हुआ हो। समझ में आ रही है बात? ऐसे एक्शन के बारे में बात करता है, ये ऐसे एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है जो एक्शन क्या हो? हकीकत में हुआ हो। अगर हम इस मूड के पहले टाइप की बात करें, अगर इस मूड के पहले टाइप की बात करें तो पहले टाइप का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे इसके पहले टाइप का नाम है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड करता क्या है? तो यह एक सिंपल स्टेटमेंट बताने का काम करता है, सामान्य अर्थ बताने वाले क्या बोलते हैं स्टेटमेंट बताने वाले सेंटेंस के बारे में ये बताने का काम करता है, फैक्ट बताने का काम करता है, रियलिटी बताने का काम करता है और उस तरीके के इंफॉर्मेशन को बताने का काम करता है जो हकीकत में हुआ हो, ठीक है। जो हकीकत में बच्चे हुआ हो, ठीक है। अगर बात आती है इसकी इस इंडिकेटिव मूड की, तो इंडिकेटिव मूड को अगर हम समझे, इंडिकेटिव मूड को समझे तो इंडिकेटिव मूड को समझने के लिए मैं आपके सामने बस एक दो सवाल एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं। उसके जरिए हम किसको समझने का काम करेंगे बच्चे? इंडिकेटिव मूड को समझने का काम करेंगे, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने लिखा माय स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है। पहले इन तीनों सवालों को पढ़ने का काम करिए। इन तीनों जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इन तीनों सेंटेंसेस को पढ़िए, इसके बाद इसकी गहराई को जानेंगे।
चलिए, पहले सेंटेंस को अगर हम देखें, पहले सेंटेंस को बच्चे अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है माय स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं? सिंसियर हैं, ठीक है, सिंसियर हैं, इसीलिए अपने क्लास में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग पढ़ते हैं। मेरे बच्चे क्या है? सिंसियर हैं। इसके बाद अगर देखें तो लिखा हुआ है आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। ये मैं कौन हूँ? मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ। ये अपने आप में क्या है बच्चे? ये अपने आप में जनरल स्टेटमेंट को बता रहा है, सिंपल स्टेटमेंट को बता रहा है। माय स्टूडेंट्स आर सिंसियर, ये अपने आप में फैक्ट को बता रहा है। इसके बाद है देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो हमारे पास जो मैटर है उनके तीन फॉर्म्स होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या चीज को बता रहा है? एक स्टेटमेंट हमारे सामने दे रहा है। अगर हम इस इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं बच्चे, इस इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं तो क्या हो रहा है? इन सेंटेंसेस के आधार पर हमें देखना है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है बच्चे? हमारे सामने जो भी इंडिकेटिव मूड होता है उसमें हम बच्चे सब्जेक्ट के हिसाब से, किसके हिसाब से? सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर से समझिएगा, जब भी हमारे सामने इंडिकेटिव मूड होता है तो इसमें हम बच्चे सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब का यूज करते हैं। सब्जेक्ट जिस तरीके का होगा उसी तरीके का हेल्पिंग वर्ब आएगा या तो मेन वर्ब आता है। समझ में आ रही है बात? और इस तरीके के वाक्य में, इस तरीके के सेंटेंस में क्या होता है समझिएगा कि सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये हो गई कि हम इंडिकेटिव मूड वाले वाक्य में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब को चुनते हैं। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को चुनते हैं। देखिए, माय स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या आया? आर आया है। आई के हिसाब से क्या आया है? एम आया है। यहाँ पर थ्री फॉर्म्स के हिसाब से क्या आया है? आर आया है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चुनते हैं। और जब हम इस इंडिकेटिव मूड की बात करते हैं तो जब हमारे पास सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आता है तो ये अपने आप में कौन चीज की बात करता है? टेंस की बात करता है। ये अपने आप में क्या बनाने की बात करता है बच्चे? ये अपने आप में टेंस बनाता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट को भी देखते हैं कि सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर और प्लूरल में भी बदलता है, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों तरीके से भी क्या होता है? चेंज होता है। जैसे कि सब्जेक्ट के भी हम लोगों ने रूपों को देखा कि जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? सिंगुलर होगा तो आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो हमारा आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि जब भी हमारा इंडिकेटिव मूड होगा, जब भी हमारे पास इंडिकेटिव मूड वाले सेंटेंस आएंगे तो हमें क्या पता है कि हमारे पास जो इंडिकेटिव मूड वाला सेंटेंस है वो अपने साथ सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लेकर आएगा। इससे हमें आगे ये पता चला कि ये अपने आप में टेंस की बात करता है और इसमें सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल होने का क्या पता चलता है? हमारे पास कंडीशन पता चलता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, सॉरी, आगे आने वाला जो भी वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आगे आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा बच्चे? प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? प्लूरल हो जाएगा। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है बच्चे? यस और नो में जवाब दीजिए, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? चलिए, क्लियर है। तो अब चलते हैं हमारे दूसरे प्यारे से सदस्य के पास। और जो हमारा दूसरा काइंड है इसका, इसे हम लोग कहते हैं इम्परेटिव मूड। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बच्चा इम्परेटिव मूड। इसे हम लोग कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं बच्चे? इसे हम लोग कहते हैं इम्परेटिव मूड। आपने इम्परेटिव के बारे में सुना होगा, इम्परेटिव के बारे में सुना होगा। जब हम इस इम्परेटिव की बात करते हैं बच्चे तो ये क्या बताता है? तो जब हम इस इम्परेटिव की बात करेंगे तो ये क्या करेगा बच्चे? ये हमारे पास क्या बताने का काम करेगा? ये किसी को या तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद या तो किसी को ऑर्डर देने वाली बात होगी, ठीक है। उसके बाद
रिक्वेस्ट हो गया, हमारे पास ऑर्डर हो गया। इसके बाद हम किसी को क्या देने का काम करेंगे बच्चे? कमांड देने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम किसी से एडवाइस लेने का काम करते हैं इस सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है। रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस हो गया। उसके बाद हम किसी को क्या देते हैं? वार्निंग देने का काम करते हैं, ठीक है। और एक और कहानी ये बयां करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये किसी को प्रोहिबिशन, मतलब कि हम किसी को रोके, बाध्य करें, उसके बारे में ये बताने का काम करता है। तो ये जो हमारा इंपरेटिव मूड है, जो हमारा बच्चे इंपरेटिव मूड है, वो क्या बताने का काम करता है? ये बताने का काम करता है, किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, कमांड दिखाता है, एडवाइस दिखाता है, या किसी को वार्निंग देना हो उस तरीके के सेंटेंस, प्रोहिबिशन, किसी को रोकना हो उस तरीके के सेंटेंसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं? इस इंपरेटिव मूड का यूज करते हैं। जब बच्चा ये इंपरेटिव मूड हमारे पास लिखा हुआ है तो इसे याद करने का हमें तरीका पता है। देखिए, याद करिए, पढ़िए। आर से रिक्वेस्ट हुआ, ओ से ऑर्डर हुआ, सी से कमांड हुआ, ए से एडवाइस हुआ, डब्ल्यू से वार्निंग हुआ और पी से प्रोहिबिशन हुआ, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करना चाहें तो ट्रिक हमने बनाया, क्या चीज? आर ओ, हमने ट्रिक बनाया ROCA, ठीक है, W और P। रोका वेडिंग से पहले, रोका वेडिंग से पहले, शादी से पहले क्या होता है? रोका होता है ना, शादी से पहले रोका होता है। तो रोका वेडिंग से पहले हमारा याद हो गया R फॉर रिक्वेस्ट, O फॉर ऑर्डर, C फॉर कमांड, A फॉर एडवाइस, W फॉर वार्निंग, P फॉर प्रोहिबिशन, ठीक है। रोका वेडिंग से पहले हमारा क्या हो गया? ये ट्रिक हो गया जिससे हम किसको याद कर सकते हैं? इंपरेटिव मूड को याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो हमारा इंपरेटिव मूड है, इंपरेटिव जो मूड है, इसका हम यूज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ अ वर्ब, यूज ऑफ अ वर्ब, यूज ऑफ अ वर्ब टू एक्सप्रेस, ROCAWP, ठीक है। अब हमें ये बात देखनी है कि हम किस तरीके से रिक्वेस्ट को, ऑर्डर को, कमांड को, एडवाइस को, वार्निंग को, प्रोहिबिशन को हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम किस तरीके से बताने का काम करते हैं। तो जब हमें इस तरीके की बात आती है, बताने वाली बात आती है बच्चे, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम सेंटेंस को बनाते हैं किस तरीके से? अगर हमारे पास सेंटेंस को हम बनाते हैं किस तरीके से? तो अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस में हमें वर्ब का पहला फॉर्म और इसके बाद हमें क्या दिखाई देता है बच्चे? ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अगर हमें सेंटेंस को निगेटिव बनाना है तो हम डू नॉट, डोंट का यूज लिखते हैं, या तो कभी डोंट के बाद अगर हम देखें तो डोंट के बाद अगर निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाने के लिए हम डोंट का यूज करते हैं, या तो नेवर का यूज करते हैं। किसी किसी सेंटेंस में हमें शुड नॉट लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? शुड नॉट लिखा हुआ मिल जाता है, या तो मस्ट नॉट लिखा हुआ मिल जाता है, और इसके बाद हम वर्ब वन का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए फिर से समझिए, जब भी हमारे पास इंपरेटिव मूड वाले सेंटेंस आते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब वन के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। अगर हमें निगेटिव बनाना होता है तो हम डोंट, नेवर या फिर शुड नॉट या फिर मस्ट नॉट के साथ वर्ब वन का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? अगर किसी को हमें रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, अगर हम हमें किसी को रिक्वेस्ट करना है तो हम इन इस तरीके के सेंटेंस में प्लीज या फिर काइंडली का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चे? प्लीज या फिर काइंडली का भी यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? तीन बातें समझे आप लोग कि जब भी हमें इंपरेटिव मूड वाले सेंटेंस बनाने होते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें निगेटिव बनाना है तो डोंट का यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, शुड नॉट या फिर मस्ट नॉट के साथ वर्ब वन का यूज करते हैं। इसके बाद हम इस तरीके के सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। फिर आती है एक बात कि इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस में, इस तरीके के लिखे हुए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो होता है, हमारा जो बच्चा सब्जेक्ट होता है, वो क्या नहीं होता है? वो रिटन नहीं होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता है। इस तरीके के सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ नहीं होता है। इस तरीके के सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है, जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है, वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। क्या होता है बच्चे?
अंडरस्टूड होता है, लिखा हुआ नहीं होता है। ये खाली अंडरस्टूड होता है, ये लिखा हुआ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरीके के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो हम अपने सामने वाले को बोल रहे होते हैं जो हमारे सामने खड़ा है। इसीलिए वहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ नहीं होता है, बोला नहीं जाता है। समझ में आ गई बात? लेकिन वहां पर जो हमारा सब्जेक्ट यू है, जो लिसनर है, वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, चलिए अगर इस कहानी को हमें समझना है, इस कहानी को अगर बच्चे समझना है तो प्यारे प्यारे मैं आपके सामने एक दो तीन सेंटेंस लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और समझने का काम करिएगा। आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए एग्जाम्पल के तौर पर, आप इन चारों सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए और देखिए कि किस तरीके से इंपरेटिव मूड हमारा काम करता है। ठीक है? चलिए बच्चे, अगर हम इस पहले सेंटेंस को अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, देखो, अगर मैंने बोला पहले सेंटेंस को अगर मैं पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान देना, मैंने बोला शट द डोर। मैंने क्या बोला? शट द डोर। तो आपको क्या फील हुआ कि यहाँ पर रिक्वेस्ट वाला भाव चल रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला शट द डोर, तो आपने क्या समझा कि रिक्वेस्ट वाला भाव यहाँ पर चल रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला शट द डोर, मैंने क्या बोला? शट द डोर, तो यहाँ पर आपको क्या लगा कि यहाँ पर कोई आदमी ऑर्डर दे रहा है। तो जब हम इस इंपरेटिव मूड की बात करते हैं तो इंपरेटिव मूड में एक कहानी का पता हमें यह चलता है, एक कहानी हमारे पास खूबसूरत सी आती है कि यहाँ पर टोन का इफेक्ट पड़ता है। किसका इफेक्ट पड़ता है बच्चे? टोन का इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टोन बढ़ाकर बोलते हैं, टोन अगर हाई है, तो टोन अगर हाई है तो हम उस आगे वाले आदमी को या तो ऑर्डर दे रहे होते हैं, क्या दे रहे होते हैं बच्चे? या तो ऑर्डर दे रहे होते हैं, या तो कमांड दे रहे होते हैं। ठीक है, या तो हम उसको क्या कर रहे होते हैं? प्रोहिबिशन। ठीक है, प्रोहिबिशन वाला भाव हमारे पास इससे क्या आता है? उत्पन्न होता है। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर हम यहाँ पर टोन को क्या करेंगे? नीचे रखेंगे। अगर हमारे टोन का वॉल्यूम नीचे रहेगा तो हम किसी को क्या कर रहे होते हैं? किसी को या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या तो किसी से हम क्या मांग रहे होते हैं? एडवाइस मांग रहे होते हैं। तो इंपरेटिव से मूड को बताने के लिए, इंपरेटिव मूड में हमें एक बात का ये ध्यान रखना होता है कि टोन अगर हाई है बच्चे, टोन अगर हाई है तो हमारा क्या होता है? इंपरेटिव मूड क्या होता है? चेंज होता है किसके हिसाब से? टोन के हिसाब से। टोन हाई है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको ऑर्डर, कमांड या प्रोहिबिशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बच्चे? ऑर्डर, कमांड या प्रोहिबिशन दे रहे हैं, या वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब टोन नीचे हो जाता है तो हम वहां पर क्या कर रहे हैं? उसके साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर उसका एडवाइस लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जैसे यहाँ पर शट द डोर है तो ये अपने आप में क्या है? रिक्वेस्ट वाली भाव, या हम इसे ऑर्डर कह सकते हैं। शट द डोर का मतलब क्या हुआ? हम ऑर्डर कह सकते हैं। हेल्प मी, हम क्या बोल रहे हैं? हम किसी से रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं बच्चे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी मदद करिए। प्लीज गेट असाइड, जैसे ही प्लीज का भाव आया तो हम उससे क्या मांग रहे हैं बच्चे? हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मस्ट नॉट चीट एनीवन, जब मस्ट नॉट चीट एनीवन की बात की जाती है कि किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर उसको क्या दिया जा रहा है? वार्निंग दिया जा रहा है। तो इंपरेटिव मूड की कहानी समझ में आई? यस और नो? बहुत बढ़िया। कार में वार्निंग दिया जा रहा है, रिया चौधरी, वार्निंग दिया जा रहा है किसी को चीट नहीं करना चाहिए।
नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी। चलते हैं अगले टाइप पर। ये टाइप थोड़ा सा हमारे एग्जाम में हमें क्या देता है, थोड़ा सा हमें दिमाग पर जोर डालने में मदद करता है। ठीक है, और हमारे पास जो तीसरा नन्हा मुन्ना प्यारा सा जो हमारे पास आया है, इसे हम लोग कहते हैं सब जंक्टिव मूड। क्या कहते हैं, हमें इसका नाम रखना पड़ा, इसे हम लोग कहते हैं सब जंक्टिव मूड। क्या कहते हैं बच्चे, पढ़ने का काम करिएगा, इसका नाम है सब जंक्टिव मूड। जब सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं तो ये किस क्या बताने का काम करता है, तो हम बोलेंगे ये काम करता है ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब विच refers to imagination or hypothetical situation और कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है बच्चे, विरोधाभास। क्या होता है बच्चे, विरोधाभास। कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट और रियलिटी। एक बार पढ़ने का काम करिएगा कि मैंने इसका जो डेफिनेशन बनाया है, सब्जेक्टिव मूड का जो आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, ये उस तरीके का वर्ब का फॉर्म है विच रेफर, जो रेफर करने का काम करता है किसको, इमेजिनेशन को। किसको रेफर करता है बच्चे, इमेजिनेशन को, जो हकीकत में है नहीं, जिसे जो हकीकत में है नहीं, अनरियल सिचुएशन को ये क्या करता है, बताने का काम करता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को बताने का काम करता है, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, जो फैक्ट के हिसाब से संभव नहीं है उसके हिसाब से ये उस तरीके के चीजों को बताने का काम कौन करता है बच्चे, सबजंक्टिव मूड बताने का काम करता है। इसके बाद हम इसके क्या बोलते हैं, हम इसके डेफिनेशन को और एक तोड़ना चाह रहे हैं दो पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट हो गया क्या चीज हमारा, इट में ऑल्सो एक्सप्रेस। ठीक है, ये और भी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, डिमांड हो गया, कंपल्सन हो गया, नेसेसिटी हो गया। क्या सब मैंने बोला, तो पहला मैंने बोला ये डिमांड हो गया। ठीक है, डिमांड हो गया, कंपल्सन हो गया, जो काम जरूरी है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन हो गया, उसके बाद नेसेसिटी हो गया, नेसेसिटी हो गया। ठीक है, इस तरीके के भी सेंटेंसेस को, इस तरीके के भी भाव को ये बताने का काम कौन करता है, हमारा सब्जेक्टिव मूड बताने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस को भी बताने का काम कौन करता है बच्चे, हमारा सब्जेक्टिव मूड बताने का काम, सब्जेक्टिव मूड बताने का काम करता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, किसी से विश मांगते हैं तो विश को भी बताने का काम हमारा कौन करता है, सब्जेक्टिव मूड काम करता है। देखिए दो पार्ट में हमारा ये डेफिनेशन बटा हुआ है। पहला है ये उस तरीके का वर्ब का फॉर्म है जो हमें इमेजिनेशन बताने का काम करता है। इसके बाद अगर हम जाने तो हम इसके बारे में एक और बात जाने की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात करता है, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट या रियलिटी के बारे में बात करता है, जो हकीकत में है नहीं, जो हकीकत में है नहीं लेकिन हम उसे सोचते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आप बस में हैं, आप बस में हैं और बस में ये सोच रहे हैं कि काश मैं, मेरे पास कार होती है, बस में, हकीकत बस में है लेकिन सोच कुछ और रहे हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट। उसके बाद दूसरी कहानी पर हम लोगों ने देखा कि ये और भी चीजों को एक्सप्रेस कर सकता है, ये डिमांड, कंपल्सन, नेसेसिटी, एक्सपेक्टेशन, विश, इन सारी चीजों को क्या कर सकता है बच्चे, एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अगर इस सब्जेक्टिव मूड को समझना है, इस सब्जेक्टिव मूड को समझना है बच्चे, तो एक बात देखिए, अगर मैं आपके सामने लिखूं, अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस लिखूं, आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, मैंने क्या लिखा,
आई एम अ डॉक्टर। समझ में आ गई बात? अगर मैंने आपके सामने लिखा आई एम अ डॉक्टर, तो आपको ये बात का बिल्कुल अंदाजा है कि यहाँ पर आई के हिसाब से एम जो आया है ये बिल्कुल सही है। आई के हिसाब से जो एम आया है बच्चे, ये बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर वर्ब का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सब्जेक्ट के हिसाब से जब ये वर्ब का कॉम्बिनेशन लेकर चलेगा, तो हमें एक बात बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कॉम्बिनेशन चलता है, वो अपने आप में किसकी कहानी को बयां करता है? टेंस की कहानी को बयां करता है। और जब ये टेंस की कहानी को भी बयां कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा मूड हुआ? तो हम बोलेंगे ये कोई और नहीं, ये हमारा इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है बच्चे? इंडिकेटिव मूड का सेंटेंस है। अभी अभी ताजा ताजा हम लोग अखबार से पढ़कर आए हैं, ठीक है। पिछले पिछले पीछे पीछे पढ़ के आए हैं कि आई एम अ डॉक्टर में हम लोगों ने देखा कि आई के हिसाब से एम हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का कॉम्बिनेशन चल रहा है। सब्जेक्ट के हिसाब से अगर वर्ब का कॉम्बिनेशन चल रहा है, तो ये अपने आप में एक टेंस को भी बयां कर रहा है। और जब ये सारी कहानी एक साथ जुड़ती है, तो कौन से मूड का बात करती है? इंडिकेटिव मूड के सेंटेंस का बात करती है। लेकिन अगर इस कहानी में बोलूं आई विश आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, आई विश आई वर अ डॉक्टर, तो कहानी में हमें यह पता चला कि आई के हिसाब से ये जो विश लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आई के साथ जो वेयर लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। आई के साथ जो वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, वो बिल्कुल गलत है। हम तो आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, यहाँ पर तो वर का यूज हो गया है। तो कहानी में जब हम इस सब्जंक्टिव मूड की बात करते हैं, जब सब्जंक्टिव मूड की बात करते हैं बच्चे, तो सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है? तो सब्जंक्टिव मूड में हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट और वर्ब का, हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का कोई ताना बाना नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का, सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में कोई लिंकअप नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का कोई लिंकअप नहीं होता है। तो आपको ये अंदाजा होना स्टार्ट हो गया होगा तब हम वर्ब को किस तरीके से लिखें, तो सब्जेक्ट के साथ हम किस तरीके के वर्ब को लेकर चलें। तो हमें पता है बच्चे, जब भी इस तरीके का सेंटेंस आएगा, तो हम सब्जेक्ट के साथ या तो वर का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे बच्चे? वर का यूज करेंगे, या तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब का यूज होगा, या तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, या तो वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज होता है। तब हम इसे क्या कहते हैं? सबजंक्टिव मूड। जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी ताना बाना ना हो, ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का अपने पास लिंकअप ना हो, ठीक है, तब हम उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? अनरियल सिचुएशन। इस तरीके के सेंटेंस मिलकर, इस तरीके के वर्ब मिलकर अगर अनरियल सिचुएशन, अनरियल एक्शन को बताने का काम करे, तो हम इसे क्या कहेंगे? सबजंक्टिव मूड कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? सबजंक्टिव मूड। फिर से समझिएगा कि अगर हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब का दूसरा फॉर्म हम यूज करते हैं, और ये सारे के सारे चीजें मिलकर अगर अनरियल एक्शन को बताने का काम करती हैं, तो ये अपने आप में कौन से मूड का उदाहरण हुआ? तो हम बोलेंगे ये अपने आप में सबजंक्टिव मूड का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण होता है बच्चे? सबजंक्टिव मूड का उदाहरण होता है। चलिए, सबजंक्टिव मूड को अगर बच्चे समझना है, तो हमें इसके टाइप्स को समझना पड़ेगा। अगर हमें सबजंक्टिव मूड को समझना है बच्चे, तो हमें क्या समझना पड़ेगा? इसके टाइप को समझना पड़ेगा। लेकिन टाइप को समझने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी कहानी बताता हूं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की, ठीक है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की मैं आपको प्यारी सी कहानी बताना चाहता हूं। जब हम इस वर्ब की बात करते हैं, जब हम बच्चे इस वर्ब की बात करते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। जब हम इस वर्ब की बात करते हैं, तो इस वर्ब के मुख्य आधार को, वर्ब का जो मुख्य आधार होता है, वर्ब का जो मुख्य पोर्शन होता है, हम उसे क्या कहने का काम करते हैं? बेस फॉर्म कहने का काम करते हैं। क्या कहने का काम करते हैं बच्चे? हम इसे बेस फॉर्म कहने का काम करते हैं। वर्ब का जो मुख्य आधार होता है, वो क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। और जब इस बेस फॉर्म की बात की जाती है बच्चे, जब हम इस बेस फॉर्म की बात करते हैं, तो इस बेस फॉर्म में ना तो कोई एक्शन होता है, ना तो कोई एक्शन होता है, ना तो कोई ये स्टेट में होता है, ना तो कोई अवस्था बताई जाती है,
ना तो कोई पोजीशन बताई जाती है। समझ में आ गई बात? जब भी हम इस बेस फॉर्म की बात करेंगे, जब भी हम इस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे, तो हमें एक बात ये समझ में आनी चाहिए बच्चे कि ना तो इसमें कोई एक्शन हो रहा होगा, ना तो इसमें कोई स्टेट होगा, ना तो कोई इसकी अवस्था बताई जा रही होगी, ना तो इसका कोई पोजीशन मतलब कि इसमें कोई अधिकार की बात कही जा रही होगी। जैसे अगर मैंने बोला गो, अगर मैंने बोला गो, तो गो क्या है? एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या है बच्चे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसमें कोई एक्शन नहीं है, इसमें अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। गो का मतलब जाना होता है, बस ये यहीं तक सीमित है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। लेकिन जब हम इसी वर्ब के साथ टेंस को जोड़ देते हैं, जब हम बच्चे इसी वर्ब के साथ इसका एग्रीमेंट करते हैं, टेंस का एग्रीमेंट करते हैं, किसका एग्रीमेंट करते हैं बच्चे? टेंस का एग्रीमेंट करते हैं। जैसे ही हमने इसके साथ टेंस का एग्रीमेंट किया, वैसे ही इनके साथ, इस वर्ब के साथ क्या जुड़ गया? तो इस वर्ब में अब एक्शन होने लगा, इस वर्ब में अब स्टेट भी जिंदा हो गया, और इस वर्ब के अंदर अब पोजीशन वाली कहानी भी जिंदा हो गई। तो जब ये सारी की सारी बातें एक साथ जुड़ गई हैं, एक्शन भी दिखने लगा है, स्टेट भी दिखने लगा है, पोजीशन भी दिखने लगा है, तो हमने अपनी क्लासेस में टेंस के दौरान ये कहानी पढ़ी है कि जब हम इस तरीके की चीजों को दिखाते हैं, तो वर्ब के 5 फॉर्म बदल जाते हैं। वर्ब के अलग-अलग फॉर्म्स निकल कर आते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म हमने देखा था, वर्ब का दूसरा फॉर्म हमने देखा था, वर्ब का तीसरा फॉर्म हमने देखा था, वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा हुआ भी देखा था, और वर्ब के साथ हमने एस और ईएस जुड़ा हुआ भी देखा था। ठीक है? फिर से समझिए कि वर्ब के मुख्य आधार को बेस फॉर्म कहा जाता है। बेस फॉर्म अगर हम बोलने का काम करते हैं, तो इसमें ना तो कोई एक्शन होता है, ना तो ये कोई अवस्था में पाई जाती है, ना तो कोई इसमें पोजीशन होता है। एक नॉर्मल सा ये क्या है? फॉर्म है। जब हम इसी वर्ब के साथ टेंस को जोड़ते हैं, तो इसमें एक्शन, स्टेट, पोजीशन सारी कहानी स्टार्ट हो जाती है, और ये अपने 5 भाइयों में बट जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म, और इस वर्ब के पहले फॉर्म को हम लोगों ने किस नाम से जाना था? प्रेजेंट के प्लूरल फॉर्म के नाम से जाना था। ठीक है? प्रेजेंट के प्लूरल फॉर्म में हम लोग क्या चीज का यूज करते थे? वर्ब के पहले फॉर्म का यूज करते थे। वर्ब 2 को हमने किसके नाम से जाना था? पास्ट के नाम से जाना था। वर्ब 3 क्या था हमारा? परफेक्ट में काम आता था। वर्ब के साथ आईएनजी कौन से टेंस की बात करता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता है। वर्ब के साथ एस और ईएस किसकी बात करता है? तो हम बोलेंगे प्रेजेंट के सिंगुलर फॉर्म की ये बात करता है। ठीक है? अगर मैं सीधा सीधा गो लिखूं, अगर मैं सीधा सीधा गो लिखूं, तो गो हमारा क्या है बच्चे? वर्ब का एक बेस फॉर्म है। क्या है? बेस फॉर्म है। लेकिन जैसे ही ये टेंस में जुड़ता है, टेंस के साथ कोई एक्शन करने का काम करता है, तो जब एक्शन होगा, तो इसका फॉर्म बदलेगा। गो के साथ वेंट हो जाएगा, वेंट के साथ गॉन हो जाएगा, उसके बाद ये गोइंग हो जाएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चे? गोज हो जाएगा। तो ये कहानी अपने आप में आप लोगों को पता है। ठीक है? ये कहानी आपको बिल्कुल ढंग से पता है कि कब ये हमारा बेस फॉर्म होगा, और कब ये हमारा क्या क्या होगा बच्चे? कब ये हमारा टेंस के रूप में काम करेगा, एक्शन के रूप में काम करेगा। बताइए, मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। अगर मैंने बोला आई गो होम, और अगर मैंने बोला दे सिंग वेल, अब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे कि पहले सेंटेंस में जो ये गो है, और इस दूसरे सेंटेंस में जो ये सिंग है, इस दोनों सेंटेंसेस में पहले सेंटेंस का गो, दूसरे सेंटेंस का सिंग वर्ब का पहला फॉर्म है, या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है? बस इतना बताने का काम करिए कि ये दोनों वर्ब का पहला फॉर्म है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये बताइए। ये दोनों वर्ब का पहला फॉर्म है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है? जल्दी बताइएगा। अगर मैं यहां पर देखूं कि आई गो होम, मैं घर जाता हूं,
ठीक है, बहुत बढ़िया राखी। मैं घर जाता हूं तो यहाँ पर जाने का एक्शन हुआ है। जब जाने का एक्शन हुआ है बच्चे, तो जब एक्शन होता है तो ये क्या होता है, वर्ब के टेंस के रूप में ये यूज हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या है बच्चे, तो हम बोलेंगे ये यहाँ पर वर्ब का पहला फॉर्म है। और उसी तरीके से दे सिंग बेल, यहाँ पर गाने का एक्शन हुआ है। जब गाने का एक्शन होगा बच्चे, जब ये गा बहुत सुंदर, बहुत कहानी सुंदर चल रही है। जब गाने का एक्शन होगा तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, वर्ब का पहला फॉर्म होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई, ये आई हटाइए, लिखिए ही, मैंने लिखा क्या चीज, ही विल गो होम। अब इस कहानी में, अब अगर इस कहानी की बात की जाए, इस कहानी की बात की जाए तो यहां पर ये गो क्या है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये बताइए। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है? ही विल गो होम यहाँ पर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर, बहुत बढ़िया, सुंदर। यहाँ पर क्या हुआ, ही विल गो होम, ठीक है, वह घर जाएगा। जाने का एक्शन अभी हुआ नहीं है। जब एक्शन हुआ ही नहीं है बच्चे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या हो जाएगा बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये जो हमारा विल लिखा हुआ है, ये कुछ और नहीं, क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी है। बच्चे गंदे तरीके से रट के जाते हैं, बच्चे ये बात रट कर जाते हैं, क्या रट कर जाते हैं कि जब भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी आता है तो हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन ऐसी बात नहीं है। वर्ब जब भी हमारे पास क्या आता है, मॉडल ऑक्सिलरी लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी आएगा, तो हम इसके साथ कुछ और नहीं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, यस और नो? क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? तो कभी भी अगर मॉडल ऑक्सिलरी आएगा तो हम उसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। बहुत सुंदर कृतिका कश्यप, प्रियांशु कुमारी, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। चलिए, कहानी क्लियर है। तो अब हम लोगों को देखना है इसके टाइप्स के बारे में, ठीक है, काइंड्स ऑफ, काइंड्स ऑफ सबजंक्टिव मूड, ठीक है। अब हमें देखना है सबजंक्टिव मूड के टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब आता है इसका जो हमारे पास पहला जो हमारे पास टाइप आता है, इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड। इसका जो पहला टाइप आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहने का काम करते हैं प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड कहने का काम करते हैं। जो हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है बच्चे, वो क्या करता है, तो जब हम इस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि इमेजिन, इमेजिन प्रेजेंट में किया कि कोई काम फ्यूचर में हो। देखिए मैंने क्या लिखा, जब हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि मैंने कोई चीज प्रेजेंट में इमेजिन किया, ठीक है, प्रेजेंट में इमेजिन किया और वो कहानी कब हो जाए, मैंने सोचा कि प्रेजेंट में इमेजिन किया और वो कहानी कब हो जाए, फ्यूचर में हो जाए, ठीक है। इमेजिन प्रेजेंट में किया कि कोई काम कब हो जाए बच्चे, फ्यूचर में हो जाए। कब हो जाए बच्चे, फ्यूचर में हो जाए, ठीक है। इस तरीके के वाक्य में, इस तरीके के वाक्य में हमें, इस तरीके के वाक्य में हमें क्या लिखा हुआ मिल जाता है, पहले पोर्शन में हमें पहले सेंटेंस के साथ दैट लिखा हुआ मिल जाता है,
पहले पोर्शन में पहले सेंटेंस के साथ दैट लिखा हुआ मिल जाता है, इसके बाद दैट के साथ हमें सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है। क्या लिखा हुआ मिल जाता है? इसके बाद जो आता है हमारे पास सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद, इसके सब्जेक्ट के बाद हम कोई और फॉर्म नहीं, इसके बाद हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। फिर से समझिए कि अगर हमें इस तरीके के सेंटेंस में, इस तरीके के लिखे हुए वाक्य में पहले वाक्य के साथ दैट लिखा हुआ नजर आए, पहले वाक्य के साथ क्या लिखा हुआ नजर आए बच्चे? दैट लिखा हुआ नजर आए, इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद कुछ और नहीं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ यूज करते हैं बच्चे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसे और अलग तरीके से समझना है बच्चे, इसे अगर और अलग तरीके से समझना है तो हम किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बताया गया है, मतलब कि इमेजिन प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो काम फ्यूचर में हो, तो हम इस तरीके के सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या चीज का यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं बच्चे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इजी, इजी हो गई है कहानी। जब कहानी इजी है तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए हिंट दे देता हूं कि आप किस तरीके से इस कहानी को पकड़ पाइएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ हो सकता है सब्जेक्ट के बाद? हमारे पास सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ हो सकता है? तो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद लिखा हुआ हो सकता है आस्क दैट। क्या लिखा हुआ हमें मिल सकता है बच्चे? आस्क दैट मिल सकता है। हमें लिखा हुआ दिख सकता है डिमांड दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? डिमांड दैट मिल सकता है लिखा हुआ। हमें लिखा हुआ क्या मिल सकता है बच्चे? इंसिस्ट दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? इंसिस्ट दैट लिखा हुआ मिल सकता है। और हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है? हम बोलेंगे हमें लिखा हुआ मिल सकता है रेकमेंड दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? हमें लिखा हुआ मिल सकता है बच्चे रेकमेंड दैट लिखा हुआ मिल सकता है। हमें लिखा हुआ मिल सकता है क्या चीज? हमें लिखा हुआ मिल सकता है सजेस्ट दैट लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद हमें क्या लिखा हुआ मिल सकता है बच्चे? हमें लिखा हुआ मिल सकता है क्या चीज? विश दैट लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? हमें लिखा हुआ मिल सकता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद विश दैट लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमें लिखा हुआ क्या मिल सकता है? क्रूसियल दैट लिखा हुआ मिल सकता है। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? क्रूसियल दैट लिखा हुआ मिल सकता है। फिर और अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास लिखा हुआ मिल सकता है डिजायरेबल दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? डिजायरेबल दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? डिजायरेबल दैट लिखा हुआ मिल सकता है सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद और आगे बढ़े तो हमारे पास क्या लिखा हुआ मिल सकता है? नेसेसरी दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है बच्चे? नेसेसरी दैट। ठीक है, नेसेसरी दैट हमें लिखा हुआ मिल सकता है। या तो हमें लिखा हुआ मिल सकता है क्या चीज? इंपॉर्टेंट दैट। क्या लिखा हुआ मिल सकता है? इंपॉर्टेंट दैट लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा हिंट है। अगर आपको सब्जेक्ट के साथ ये कहानी नजर आती है लिखी हुई, ठीक है, ये कहानी अगर आपके सामने सब्जेक्ट के साथ लिखी हुई नजर आती है, तो इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के साथ हम कोई और नहीं, बस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। क्लियर है कहानी? अगर हमें पहले सेंटेंस में ये कहानी नजर आती है, पहले सेंटेंस में ये कहानी नजर आती है, उसके बाद आए हुए सब्जेक्ट के साथ हम कुछ और नहीं, क्या चीज का यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। अल्पेश कुमार, क्या हुआ बच्चे बताइए, क्या दिक्कत है? क्लियर है कहानी? जल्दी बताइए, यस और नो लिख लिया आप लोगों ने तो आगे बढ़े। क्या कहानी क्लियर है, यस और नो? चलिए, कौन सी कहानी कितनी क्लियर है, इसी आधार पर मैं आपके सामने दो तीन सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से आंसर्स बताइएगा।
चलिए बच्चे 3 सेंटेंसेस है, उसी आधार पर बताने का काम करिए कि आप कौन से ऑप्शन को चुनने का काम करिएगा। बढ़िया। चलते हैं बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने कहानी पर। बहुत बढ़िया सीमा, बहुत बढ़िया विवेक। चलते हैं कहानी पर। लिखा हुआ इट इज नेसेसरी, यह जरूरी है, दैट शी इज वॉज बी अटेंटिव इन द क्लास। ठीक है, जरूरी है कि वो क्या रहे, अपने क्लास में अटेंटिव रहे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इज की बात करते हैं, अगर हम इसके साथ इज लगा देते हैं तो वो तो क्लास में अटेंटिव है, वो तो क्लास में अटेंटिव है, तो यहाँ पर इट इज नेसेसरी बताने की क्या जरूरत है। जब हम इज लगा देते हैं तो बात तो हमारी क्या हो जाएगी, बात तो हमारी हो जाएगी क्या चीज की, इंडिकेटिव मूड की हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें तो ये कहानी चाहिए नहीं है, यहाँ पर ये कहानी गलत हो जाएगी। वॉज अगर हो जाएगा तो एक्शन हो जाएगा कब का, पास्ट का। ये भी कहानी अपने आप में गलत है। हमें क्या चीज की जरूरत है बच्चे, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब की जरूरत है। तो हमने क्या लिखा, बी लिखा। ठीक है, क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, हम ये बात सोच रहे हैं कि वो क्या हो, वो अपने क्लास में अटेंटिव हो। ठीक है, दूसरी कहानी पर आते हैं। आई रिकमेंड दैट आकाश स्टार्टेड या स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। ठीक है, आकाश क्या करे, क्लास को स्टार्ट करे टाइम पर। ठीक है, अगर वो स्टार्ट हम यहाँ पर बोल देते हैं तो वो तो करता है। स्टार्ट कहने का मतलब क्या है, आकाश क्या करता है, क्लास को समय पर स्टार्ट करता है। यहाँ पर तो एक्शन हो गया, प्रेजेंट का एक्शन की बात तो यहाँ पर होगी नहीं, तो यहाँ पर ये भी कहानी गलत है। स्टार्टेड अगर हम बोलेंगे तो पास्ट का एक्शन हो जाएगा। हमें क्या चीज चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, स्टार्ट बोला। क्या बोला बच्चे, स्टार्ट बोला। बहुत बढ़िया कहानी, बहुत सुंदर। तीसरी कहानी पर आते हैं। तो लिखा हुआ है हर मदर विशेष, उसकी माँ आशा करती है, उसकी माँ आशा करती है कि नेहा क्या हो, ऑफिसर हो। ठीक है, ऑफिसर बने। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेहा इज की बात करते हैं तो नेहा तो ऑफिसर है, नेहा तो ऑफिसर है, तो आशा किस बात का, तब वो विश क्या चीज की कर रही है। जब है तो यहाँ पर तो है कहना गलत है, वॉज का मतलब थी, तो वो आशा तो करना छोड़ दे। बी हम लोगों को यहाँ पर लगाना है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, क्योंकि उसकी माँ बेचारी क्या कर रही है, आशा कर रही है कि मेरी बेटी क्या हो, मेरी बेटी क्या हो, एक ऑफिसर हो। ठीक है, तो बच्चे आज की कहानी हमारी यहीं तक रहेगी। आज की कहानी हमारी क्लियर है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है, यस और नो? चलिए बताइए। व्हाट हैपेंड रिया? क्लियर बा सब चीज? यस सर, क्लियर है। चलिए, ये क्लियर है सारी कहानी। तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखेंगे। सब बच्चे रिवाइज करके आइएगा। शाम में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, रात के 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इंग्लिश के सेक्शन को लेकर आपकी कहानियां चलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बच्चे। जय हिंद। कृतिका कश्यप, आपको आपका जवाब मिल जाएगा बाद में।